अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है: यूएसआर ड्रॉप्स फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन रशिया टू स्टॉप यूक्रेन वार। तो जी, आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार and वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है रशिया पर। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर का वर्ल्ड मीडिया आप देखेंगे, वहां पे आपको ऐसे आर्टिकल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाएंगे, रशियन बैंक्स फेस एक्सक्लूजन। रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इस वक्त कट कर दिया जा चुका है। इसको कहा जा रहा है एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन, जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बचा के रखा था, फाइनली ये ऑप्शन इन्होंने यहां पर यूज कर लिया है। और अब इससे क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या बहुत ही जल्दी रशिया पर जो ये फाइनेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन है ये यूज कर लिया गया है, स्विफ्ट बैन रशिया पे क्या काफी जल्दी लगा दिया गया है? क्योंकि अब देखिए होगा यहां पर क्या कि व्लादिमीर पुतिन के सामने जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड होगी। ईदर इट इज डू और डाई। क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि यूक्रेन का युद्ध रशिया के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बस यूक्रेन के लोग यहाँ पे हथियार डाल देंगे, ये लोग लड़ने वाले हैं। ये वॉर लंबी चलेगी, हो सकता है कि कई हफ्ते कई महीनों तक भी चले। इट इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर भी यहाँ पर होगी। यूक्रेन के लोग लड़ेंगे जेन्युइनली अपने बड़े शहरों को बचाने के लिए। इस बीच हालांकि मैं यहाँ पर यह क्लियर कर दूं, जो हेडलाइंस है ये पढ़ के ये अज्यूम मत कर लेना कि जेन्युइनली रशिया पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है। बेसिकली जो सैंक्शंस अब यूएस ने लगाए हैं, इनको कहा जाता है द मोस्ट डेंजरस सैंक्शंस, द अल्टीमेट सैंक्शंस। आप कह लीजिए जो बाइडन और यूरोपियन यूनियन ने रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आप यही कह लीजिए पैसे की टर्म्स में इट इज लिटरली लाइक ए फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोडेड ऑन द रशियन फेडरेशन। और इस पर मैंने कई दिन पहले वीडियो भी बनाई थी कि स्विफ्ट बैन, व्लादिमीर पुतिन इससे डरते क्यों हैं, ये क्यों लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है यूरोप और यूएसए का, कि जब पुतिन बिल्कुल नहीं सुन रहे, यूक्रेन बिल्कुल उनको लग रहा है कि हाथ से निकल जाएगा, तब यूएस और यूरोपियन यूनियन स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशियन बैंक्स को निकाल सकते हैं ना। पहली बात तो यहां पे आपको समझना होगा कि स्विफ्ट सैंक्शंस का मतलब क्या होता है और इसको क्यों दुनिया भर के आर्टिकल्स में कहा जा रहा है द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी गोली। जो आप कह लीजिए लिटरली हम इंडियन कंटेक्स्ट में आप कह लीजिए ब्रह्मास्त्र चला देना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको इमरजेंसी वेपन यहां पर यूज करना हो, तो यही काम किया है यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ना। इसका इंपैक्ट ऑलरेडी पूरे रशिया में महसूस किया जा रहा है। मेरे पर्सनली काफी सारे रशियन दोस्त हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कई दोस्त वहां पर थिंक टैंक्स में भी काम करते हैं। उन लोगों ने मुझे अभी के लिए ये बताया है कि रशियंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे, जो उनको पेमेंट्स रिसीव करनी थी अभी के लिए ब्लॉक हो चुकी है। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, यूट्यूब ने भी रिसेंटली रशिया टुडे को ब्लॉक कर दिया है। और जो बहुत सारे और रशियन चैनल थे जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से, यूट्यूब में जो आपको पता होगा गूगल एडसेंस के जरिए लोग पैसे कमाते हैं, उससे इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि होता यहां पर क्या था कि ये जो चैनल्स हैं इनके ओनर थे रशिया में, इनका खाता था रशियन बैंक में, तो ये लोग अपने रशियन बैंक में पैसे डलवाते थे गूगल की कमाई के, यूट्यूब की कमाई के। तो अब यहां पर क्या हो गया है कि सिंस रशिया के बहुत सारे बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कट कर दिया गया है, तो अब यूट्यूब का पैसा इनके बैंक अकाउंट में अभी के लिए नहीं आ पा रहा। और यूट्यूब तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। आज के समय आपको पता होगा दुनिया भर में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे रशियंस अब अर्निंग नहीं कर पा रहे, वो पैसा नहीं निकाल पा रहे। और ये तो मैंने आपको बात बताई है आम नागरिक की। इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे अभी हो रहा है रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर। क्योंकि देखिए स्विफ्ट की बात हुई फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये आप कह लीजिए एक व्हाट्सएप है ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का। ये अपने आप में पैसा नहीं रखते, मगर इसी के जरिए बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ जी आप कंफर्म कर रहे हो, इतने की पेमेंट हमको मिल जाएगी, इतने की पेमेंट आप रिसीव कर लेंगे। जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं ज्यादातर ये स्विफ्ट के जरिए ही होती है। और अब सिंस रशियन बैंक्स को, बहुत सारे रशियन बैंक्स को कट कर दिया गया है स्विफ्ट से, तो इससे रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो इनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार था, ये भी अभी के लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। एक्चुअली मैं कहूंगा 70% जो इसका पार्ट है ये हो चुका है यूजलेस। यहां पर आप देख पाएंगे ट्वीट है हेनरी फोर्ड की, फाइनेंशियल टाइम्स के बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये यहां पर कह रहे हैं
कि बहुत ही बड़ा जो पोर्शन था रशिया के फॉरेक्स रिजर्व का, ये था डॉलर्स में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि रशिया के पास विदेशी मुद्रा तो पड़ी है, मगर उस विदेशी मुद्रा का ये करेंगे क्या, क्योंकि इंटरनेशनली इनसे कोई ट्रांजैक्शन तो करने नहीं वाला, इनसे कोई खरीदेगा नहीं, कोई इनसे बेचेगा नहीं। तो आप कह लीजिए पुतिन की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व है, जो बाय द वे रिसेंटली आप अगर देखो तो वापस इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से भी ऊपर निकल गए थे। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रिसेंटली थोड़े बहुत कम हो गए थे क्योंकि हमको कुछ पेमेंट करनी थी पुराने लोन्स की। तो रशिया के जो ये 600 बिलियन डॉलर के भी ऊपर फॉरेक्स रिजर्व हैं, अभी के लिए मैं कहूँगा रशिया बस इनको घूर सकता है, इसका कुछ इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाएंगे अपनी करेंसी को बचाने के लिए। अब देखो होगा क्या, रशियन करेंसी की पिटाई होगी, ऐसी पिटाई होगी कि दुनिया देखेगी। हो सकता है कि एक बार को जो टर्की की करेंसी लीरा के साथ हुआ था, ये रूबल के साथ हो। इट इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ यहाँ पे आप कहेंगे ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्टेप है। आई मीन क्या यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर सकती है? हमारे साथ भी कर लेंगे। हमारे पास भी हम तो बड़ा कराते हैं कि हमारे पास 600 बिलियन के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व है, तो कल को हमारे साथ भी ऐसा कर देंगे। देखो इनके पास ऑप्शन है। वो अलग बात है कि इंडिया जैसी एक ह्यूज इकोनॉमी को आप अगर कट करोगे ग्लोबल ट्रेड से तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दैट इज डिफरेंट। मगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, ये ब्रह्मास्त्र है। तो इसे आप समझ सकते हैं, दिस इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल वेपन ऑफ यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। नाउ अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, मैंने जब से ये वीडियोस बनानी स्टार्ट करी हैं ऑन द यूक्रेन वॉर, द रशियन इशू, इसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने कभी वर्ल्ड वॉर 3 का पैनिक नहीं मचाया। मैंने कभी ऐसे थंबनेल पर या वीडियो में नहीं लिखा कि अब तो वर्ल्ड वॉर शुरू, अब तो ऐसा हो जाएगा। मेरा एनालिसिस हमेशा आप देखोगे डेटा के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ, फैक्चुअल रहता है। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, मैं शायद जिंदगी में आज से पहले कभी भी एक ग्लोबल वॉर को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ जितना अब मैं कंसर्न हो चुका हूँ, क्योंकि अब पुतिन के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि एक बार ये मजबूरी में बड़ा स्टेप उठा ले। इन्होंने फाइनेंशियल न्यूक्लियर यहाँ पर यूज़ किया ऑप्शन। पॉसिबिलिटी है कि रशिया को एक बार को एक्चुअल न्यूक्लियर ऑप्शन भी यूज़ करनी पड़े, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी के लिए। आप देखो रशिया क्या कर सकता है। आप इन्हें कुछ लोग कहेंगे ठीक है डॉलर्स में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते ना सिर्फ डॉलर्स, एक्चुअली इवन युआन, येन वगैरह, इसमें ट्रांजैक्शंस रशिया ओपनली नहीं कर पाएगा क्योंकि स्विफ्ट से हो गए हैं ये बिल्कुल कट। तो बिटकॉइन यूज कर लो, डॉजी कॉइन यूज कर लो। इलॉन मस्क भी कहता है डॉजी कॉइन टू द मून, वो कर लो। देखिए ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, जोक वगैरह इसके अच्छे बन जाते हैं, मगर आप समझ लीजिए कल को अगर मान लो रशिया को फिर से हथियार बेचने हैं तो उसके बदले में डॉजी कॉइन तो इकट्ठे नहीं करेंगे ना ये, या बिटकॉइन इकट्ठे नहीं करेंगे। स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और चाइना में रिसेंटली क्रैकडाउन हुआ है ऑन क्रिप्टो करेंसी। इंडिया में भी आप अगर देखो तो जो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन वैल्यूज हैं वो सरकार ने कहा है कि उसको हम नहीं मानेंगे, उस पर एक्चुअली अब पेनल्टी भी लगेगी। फिर बाकी कंट्रीज में भी आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो से आप सामान परचेज कर लोगे, आप कमोडिटीज परचेज कर लोगे। होगा अब यहाँ पर क्या कि पुतिन के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ जाएगा रशियन पब्लिक में। ये जो पूरा तामझाम किया है बाइडन ने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रशियंस ही खुद अपनी सरकार के अगेंस्ट इतने ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा गुस्सा खड़ा हो जाए पुतिन के अगेंस्ट विद इन रशिया कि ये लोग एक बार को कहे कि तख्ता पलट कर देंगे। रशिया में कई जो छोटे बिजनेसेस हैं ये बर्बाद हो जाएंगे, कई बड़े बिजनेसेस बर्बाद हो जाएंगे। पीपल विल सफर अ लॉट इन रशिया। तो अब पुतिन के पास देखिए यही ऑप्शन है, ये अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फिर यूक्रेन का इशू इनको और झेलना होगा। यूक्रेन में आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूक्रेनियंस कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज अब जाके उठ रही हैं, वो कह रही है कि नहीं हम इनको वेपन्स भी देंगे, लग रहा है कि ये लोग खुद को डिफेंड कर देंगे तो इनको वेपन्स प्रोवाइड करो। तो जब पुतिन के पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, इनको दिखेगा अब मैं ना यूक्रेन कब्जा पा रहा हूँ, रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया इन लोगों ने, मेरी खुद की जनता मेरे अगेंस्ट हो रही है। तब एक डेस्परेट डिक्टेटर आप कह लो, एक डेस्परेट तानाशाह, डेमोक्रेटिक कंट्री है मगर आप रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम आप स्टडी करेंगे तो आप कह सकते हैं कि पुतिन ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह ही रूल करते हैं वहां पर। तो एक ऐसा तानाशाह जिसको दिख रहा है कि बस अब तो मुझे गिरी दिया जाएगा, वो एक बार को न्यूक्लियर ऑप्शन जो है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज कर सकता है। पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज किया जाए बहुत ही छोटे स्केल पर। ये रशिया की धमकी होगी कि ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म आप अगर देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, जल्दी से जल्दी ये सैंक्शंस रिमूव करो, नहीं तो पूरी जो मूवी है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप अगर देखो ये वॉर से पहले रशिया ने प्रॉपरली न्यूक्लियर ड्रिल्स भी करी थी बेलारूस के साथ। आपको याद होगा यूक्रेन वॉर से पहले बड़ी न्यूज आ रही थी कि न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है रशिया। वो न्यूक्लियर ड्रिल्स यही थी कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसमें रशियन सोल्जर्स कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे खुद को बचा कर रखेंगे रेडिएशन से। और पुतिन ये भी कह चुके हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं तो खैर एक प्रॉपर स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का, हर एक जो स्टेटमेंट है
इसको नोट डाउन करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसका कंटेक्स्ट देखता हूँ, फिर जो पूरा निचोड़ है ये आपको बताता हूँ। तो पुतिन ने जनवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दी थी। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने जो बाइडेन को एक समिट के दौरान ओपनली कह दिया था कि हम पे जब भारी सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे तो हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और पुतिन को देखो, मानना पड़ेगा इसको एक्ट ऑफ वॉर। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखो, अगर मान लो पुतिन कुछ नहीं करते, कहते ठीक है वॉर चलती रहे, चलाते रहो, तो पुतिन ऑलमोस्ट आप यही कह लो एक जलते हुए घर में बैठे होंगे। आज नहीं तो कल आग इन तक पहुंच जाएगी एंड ही विल बी हर्ट। दिस इज बैड फॉर वर्ल्ड पीस। अब मैं क्या कहूँ, बाइडेन के पास भी ज़्यादा कोई ऑप्शन थी नहीं। स्विफ्ट का बैन अगर ये लोग ना लगाते तो यूक्रेन एक बार को हाथ से निकल जाता। मगर मैं अभी भी मानता हूँ ये सब कुछ टल सकता था अगर यूएस सिंपली ये कह देता कि ठीक है हम यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। बट दिस इज सैड। बहुत ही अजीब लग रहा है कि 2022 में जब हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास इतनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं एज अ स्पीसीज, ईगो अभी भी बीच में आ गई कंट्रीज की एंड वर्ल्ड पीस को आज के समय एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो वैसे वीडियो के बाद देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि एक कुछ हद तक मैं गुड न्यूज़ यही दे सकता हूँ आपको कि कुछ ही घंटों में अनअकैडमी का फ्री टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें बस आपको एनरोल करना है, मतलब कि टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आपने बस टेस्ट अटैम्प्ट ही किया ना, तब भी यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने की और लैपटॉप्स और वेरियस और गिफ्ट जीतने की। तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, अमेजॉन वाउचर जीते यूज कोड PD10, ये लिंक पे कर लेना यहाँ पर क्लिक। और यहाँ पे आप एनरोल कर पाओगे अनअकैडमी कॉम्बैट के टेस्ट पर जो 11 बजे मतलब कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लाइव टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो 11 से लेकर 12 के बीच में, तभी मैकबुक प्रो, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ये सब कुछ मिलेगा। नहीं तो लाइव टेस्ट के बाद अगर आप अटेम्प्ट करोगे ये सब, यू विल गेट नथिंग। हाँ, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री ज्योग्राफी की, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के मामले में। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। यहाँ पे आपसे नंबर मांगेंगे, रजिस्टर कर लो, फिर यहाँ पे कोड डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पे हो जाओगे एनरोल। टेस्ट से पहले एक मैसेज आ जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, लिंक पे क्लिक करो, टेस्ट अटैम्प्ट करो एंड उसके बाद आपकी किस्मत है। अगर मान लो कि 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया है तो 10,000 में से 2,000 लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल इन द टेस्ट। हाँ तो सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स क्या, और क्या दुनिया किस तरफ जा रही है, बल्कि रशिया और अमेरिका किस तरफ लेके जा रहे हैं इसको। क्योंकि ना तो अमेरिका जो है वो अपनी स्टेटमेंट या जो भी बात है वो पीछे ले रहा है कि वही छोड़ दे इस बात को, वो जिद को छोड़ दे कि जी हम नेटो का इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे यूक्रेन को, तो फिर भी जो है पुतिन जो है वो पीछे हट जाएगा। लेकिन यूएस भी जो है वो चुप करके बैठा हुआ है कि ठीक है जी हम तो मतलब बनाएंगे, हमारे मुंह से बात निकल गई तो भाई वो वापसी जो काबिल वापसी है नहीं। तो फिर रशिया भी लगा हुआ है कि ठीक है अगर आप इसको नेटो का हिस्सा बनाएंगे तो ये भी पहले हमारा हिस्सा था। तो फिर अब मसला यहाँ पे ये है कि जैसे कि कुछ देर पहले मतलब जो ट्वीट आई तो बताया गया कि उस ट्वीट में बताया गया कि कुछ सैनिक जो है ना इसके रशियन आर्मी के 4,000 के करीब जो है ना वो उनकी डेथ हुई है। लेकिन फिर उस ट्वीट को जो है वो हटा दिया गया, इसलिए हटा दिया गया कि जो रशिया के जो है क्या कहते हैं इज्जत खराब होती है, लोगों में अफरा तफरी मचेगी। और जाहिर सी बात है अब वो 4,000 भी जो है आप देखें वो भी किसी के कुछ ना कुछ तो लगते होंगे ना। तो ये 4,000 छोटी काउंटिंग नहीं है, छोटी काउंटिंग बेशक नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ठीक है, जो ऑफिशियल उन्होंने फिर उस ट्वीट को हटा दिया। रशिया तो का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली यूक्रेन का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। और बिल्कुल ऐसे ही। आप देख सकते हैं कि अभी तक तो रशिया यूक्रेन से 4 कदम आगे ही है और 4 कदम आगे रहने वाले कंट्री का इतना ज्यादा नुकसान। और यूक्रेन तो मेरे ख्याल हाँ, में हथियारी मामलात में, फौजी के मामलात में जो है वो आपकी बात ठीक है कि वो 4 कदम आगे है। लेकिन फिर आगे से जो यूक्रेन की आर्मी है वो भी मतलब डटे हुए हैं, वो भी इस बात पे लगे हुए हैं कि मैं थोड़ी मतलब टाइम पहले वीडियो देख रहा था तो उसमें काफी सारे जो है आर्मी के जो होते हैं ट्रक्स और उसके अलावा टैंक वगैरह वो भी जले हुए थे और उनपे वो रशिया वाला वो साइन बना हुआ था, वो जेड सा बना हुआ था। तो
मैं हैरान हो रहा था कि आखिर नहीं, जब जंग होती है तो फिर उसका यही होता है कि आप जिस पर अटैक करते हैं वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होते, वो भी तो कोई एफर्ट करेंगे आगे से। लेकिन और यहाँ रही पे बात इधर अमेरिका की, तो वो तो एक तरह का सीधा सीधा फिर रशिया को नहीं, अमेरिका और रशिया की तो पहले नहीं बनती ना, आपको पता है कि अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है। असल में ये मामला शुरू ही तब हुआ था कि जब जो है अमेरिका जो है वो अपना सेटलमेंट यहाँ पे यूक्रेन में बिल्कुल रशिया के करीब करना चाह रहा था, ठीक है। अब जैसे कि मान लें कि रशिया यहाँ से जाए और मेक्सिको जो बॉर्डर लगता है उधर क्या कहते हैं अमेरिका के साथ, वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट इस तरह की जमाना शुरू कर दे, तो फिर अमेरिका को वो मतलब क्या कहते हैं कि रशिया कितना को इतनी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि और होना भी ऐसे यार चाहिए। ऐसे ही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर रशिया यहाँ से मैक्सिको जाके अपना सेटअप लगा दे तो अमेरिका तो को अमेरिका अच्छी को नहीं अच्छी लगेगी। तो वही काम हुआ कि मना कर रहा था पुतिन उनको कि भाई आप नेटो का हिस्सा ना बनो, अपनी तरक्की करो वैसे। लेकिन वो भी अब क्या कहते हैं, एक और मामला है, मैं चिकनी चोपड़ी जो बातें होती है ना, उनमें जो भी बंदा आता है ना, वो मेरा ख्याल है कि अपना नुकसान करता है, अपने बलबूते पे चल रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो जितनी भी बाकी कंट्रीज थी जो हेल्प करने वाले थे यूक्रेन की, वो सारे के सारे पीछे हट गए। आपने वीडियो देखी है, हमने हमने भी देखी है, जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सारी की सारी। तो भाई वो सारे पीछे हट गए, अब बचा कौन, यूक्रेन अकेला बचा आगे डिफेंड करने के लिए अपने आप को, ठीक है। तो अब जो मामला है वो या तो ये काफी बढ़ चुका है। अब ऐसे होगा कि यार जैसे धमकी इनडायरेक्ट अमेरिका वेपन देगा यूक्रेन को, और एफर्ट करने के लिए बोलेगा रशिया के अगेंस्ट। बिल्कुल और रशिया अमेरिका देगा, यूरोप देगा, हाँ। जैसा कि यूके ने भी मतलब काफी जो है ना, यूके का भी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट था, अमेरिका और यूके वगैरह इनका ना दोनों का था। तो वो भी ऐसे ही पीछे बैठ के अपनी जो है वो गेम तो चलाएंगे। एक तरह से और ये जो आज की वीडियो है इसमें तो रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मेरा आप ख्याल तो देखिए यही है भाई, स्विफ्ट स्विफ्ट तो बैन हुआ है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी है, मैं तो समझता खत्म हूँ हो गई। ज्यादातर खास करके उन यूट्यूबर्स का नुकसान हुआ है भाई। चलो यूट्यूब यूट्यूबर यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, इसके हाँ, अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब तो आप एक साइड पे रख दें। आप देखें इंटरनेशनल तौर पर जो ट्रांजैक्शन होती हैं, और किसी भी कंट्री को फॉर एग्जांपल हमें किसी दूसरी कंट्री से कुछ लेना देना पड़ता है, तो वो हमसे कभी भी नहीं वो कहेंगे आपकी तो स्विफ्ट बैन हो बैन है चुकी तो है। ट्रांसफर नहीं होगा तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। ये एक मेरे ख्याल में रशिया को सर। हराने की आप एक बहुत बड़ी रशिया को बहुत बड़ा पीछे, हथियार है। बहुत बड़ा हथियार है रशिया को रशिया पीछे। को लेकिन अब यहाँ पे वही बात है कि बुखलाहट में कोई छोटा मोटा जो है ना न्यूक्लियर टाइप का अगर कुछ करते हैं बुखलाहट में, क्योंकि उनको लगेगा जंग में होता है कर वो एक सकते हैं। हथियार यूज मतलब जैसे कि वीडियो में बताया कि कर सकते हैं कि छोटा मोटा कहीं पे कर दें और करके कहें कि हमारे जितने भी सैंक्शन है वो वापस लो, नहीं तो हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कुछ खिलाड़ी ऐसे बड़े होते हैं जो सिर्फ बाहर खेल से बाहर बैठ के खेल देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो हिस्सा है वो तब डालते हैं जब उनको लग रहा होता है कि जी अब गेम हमारे हाथ में आने वाली है। तो इस बात से हैरान हूँ कि रशिया और यूक्रेन का इतना ज्यादा ये मामला बिगड़ा हुआ है, और पूरी की पूरी दुनिया यहाँ तमाशा देख रही है। हालांकि रशिया को बाय फोर्स रोक दिया जाना चाहिए था, और रोक सकते थे। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो रशिया को रोक सकते हैं और रोकने में पूरी पावर रखते हैं। तो फाइनेंशियली तौर पे भी उन्होंने रोका ना, लेकिन एक मसला ये है कि अब देखें रशिया एक क्या कहते हैं कि एक टाइम में सुपर पावर था, ठीक है। इसको तोड़ा गया, तोड़ के फिर ये कंट्रीज निकली जितनी भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, क्या जितने भी ये टाइप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वगैरह वगैरह सारी इससे निकली। लेकिन अब जो है आपको पता है कि जो पुतिन है वो चाहता है कि हम दोबारा से ना आप फिर सही एक भाई, मैं अखंड आपकी रशिया जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि यूक्रेन या जितने भी अजबकिस्तान और ये जो सारी कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी अब रशिया वापस लेता है तो वो कैसे मैनेज करेगा? वो कैसे उम्मीद रखता है रशिया के दोबारा जो है बगावत नहीं होगी, दोबारा मामलात खराब नहीं होंगे? मेरे ख्याल में पहले से ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, पहले से ज़्यादा लेग पुलिंग हो सकती है, पहले से ज़्यादा बगावत हो सकती है।
और इस तरह मेरे ख्याल में पूरी यार आज के दौर में 2022 या इससे पहले भी ये तो लगा ले वो कि हिसाब करने हर वाले बंदा हैं, ये तो वो हिसाब करने लगे हैं कि वो गोरा आया था भारत में, तो उसने भारतीय सैनिक को तनख्वाहें देकर पे देकर भारतीयों पर ही मुसल्लत कर दिया, बिल्कुल ऐसे। और लास्ट में आपने देखा उसका रिजल्ट क्या निकला। अब रशिया ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी आर्मी कहाँ से लाएगा, इतना हाँ सब बाकी कुछ भी इतने मैनेज बॉर्डर्स करने के लगते लिए, हैं हाँ। बिल्कुल। रशिया के बाकी बॉर्डर्स जो जितने भी हैं सारी की सारी आप देखेंगे वो सारी आर्मी यहाँ पे यूक्रेन में नहीं भेजने वाला। क्यों? और उसको जो बाकी बॉर्डर्स लगते हैं उनसे उस पर अटैक हो सकता है, करना सारा पड़ता कुछ है। हो सकता है, तो और उसको उसे मैनेज करने के आर्मी लिए वगैरह रशिया उसे- कौन सा इतना छोटा सा है रशिया। अब आर्मी से यूक्रेन की लेना पड़ेगी, और यूक्रेन की आर्मी फिर वो दोबारा से इतिहास दोहरा दिया जाएगा कि वो गोरों ने भारत में आकर भारतीय आर्मी बनाई असल और में- फिर उसी से शिकस्त असल खाई। में पता है क्या है, जो एक दो एरिया यूक्रेन के जो चले गए हैं, जो रशियन के साथ जाते थे, वो मतलब लोग चाहते थे कि मतलब हर जगह पे होता है ना यार, जैसे कि किसी भी कंट्री को ले लें, कुछ लोग कहते हैं जी हम उनके साथ मिलना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, तो ये जो बगावत चल रही थी वो थोड़ी बहुत अंडर कवर थी, मतलब इतनी ज्यादा आम नहीं थी। तो उसको वहां पे जब ये रशिया आया तो वहां से लोगों ने रशिया की तरफ मूव शुरू कर दिया, और मतलब रशिया के सगे हो लिए। उनमें से हो सकता है कुछ लोग हथियार उठा लें, लेकिन बाकी जो आजाद लोग हैं, जो आजाद ख्याल रखते हैं, ये सारा ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब होगा। मेरे ख्याल में रशिया इस बेनिफिट की जिद में या इस फायदे की जिद में खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है ना, जो हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका को भी देख लें कि अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा, उसको भी जो है आज अमेरिका के क्यों दौर पीछे हटे, एक बंदे की जस्ट बात चल रही है, अभी तक उसने कुछ भी यूज नहीं किया, अभी तक वो ना ही खेल रहा है मैदान में आकर, वो बाहर बैठा एक तमाशाई का काम कर रहा है। लेकिन तो उसे क्या जरूरत है पीछे लेकिन हटने यहाँ की? पे एक और बात है कि जब तक ये नहीं हुआ था तब तक सारे हामी भर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि सारे के सारे पीछे हट के तमाशा देख रहे हैं, और लड़ कौन रहा है? यूक्रेन खुद लड़ रहा है, यूक्रेन के बाद। लेकिन एक और यहाँ पे चीज है कि कुछ कंट्रीज जो है ना, जैसे कि बेल्जियम और कुछ इस तरह की मैं न्यूज देख रहा था, तो उन कंट्रीज ने अपनी जो है वो आर्मी देने से तो मतलब इनकार कर दिया, लेकिन आम जो पब्लिक है यूरोप की, उनको भेज दिया कि अगर आप यूक्रेन की तरफ से जाके लड़ना चाहते हैं तो भाई आप जाके, बेवकूफी आपको है, ये फ्री हैंड है, आप लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी है। जब आर्मी देने का मतलब ये होता है कि आप बस सिंपल आर्मी नहीं दे रहे, आप हथियार दे रहे हैं, आप मिसाइल दे रहे हैं, आप बंदूकें दे रहे हैं, आप टैंक दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने आम पब्लिक दे दी कि ठीक है जी, पब्लिक आपको का क्या लड़ना फायदा? चाहिए। पब्लिक कितना हथियार होगा पब्लिक के पास? आम पब्लिक कितना अफोर्ड कर सकती है? जंगें जोर से थोड़ी लड़ी जाती हैं। हथियार आजकल एटमी पावर है, आजकल इतनी जदीद हालात हैं कि इंसान गोली की खैर स्पीड से सर, वो हम कर तो रहा है। यही चाहेंगे कि भाई जो भी सीन चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो, और खास करके मैं तो कहता हूँ कि वो यार स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे जिनके चौथा साल या 5वां साल एंड पे था, जिनको रिजल्ट मिलने वाले थे, तो उनका क्या बनता होगा कि यार वो क्या सोचेंगे कि एट द एंड हमारे साथ क्या हुआ। तो ये भाई उनका जो नुकसान हुआ है ना, जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे यूक्रेन में, उनका जितना नुकसान हुआ है इतना मेरे ख्याल में किसी का नहीं हुआ। तो ये वार जो है वो रुक जानी चाहिए, ताकि जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाए और कम से कम हो। तो जी इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।